प्रश्न 1। 18 दिसंबर 2025 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय क्वांटम सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल NQSCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। ये प्रोटोकॉल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का उपयोग करके रणनीतिक संस्थानों के डेटा को भविष्य के क्वांटम हमलों से सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य बनाया गया है। 2। इसके तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2026 तक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को क्वांटम प्रतिरोधी यानी क्वांटम रेजिस्टेंट बनाना होगा। 3। भारत ये प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1, D. 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या: 18 दिसंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने NQSCP जारी किया। ये प्रोटोकॉल मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय डेटा के लिए है। कथन 1 सही है। बैंकों के लिए 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है। कथन 2 सही है। हालांकि अमेरिका और चीन पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुके हैं, अतः भारत पहला नहीं है। कथन 3 गलत है। भारत ने अपने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत इसे विकसित किया है। प्रश्न 2। हाल ही में संपन्न हुए एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग APEC के अनौपचारिक मंत्री स्तरीय सत्र में चर्चा में रहे सप्लाई चेन रेजिलिएंट फ्रेमवर्क 2.0 के अनुसार चाइना +1 रणनीति के तहत भारत की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? A. भारत को क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम के प्रसंस्करण के लिए वैश्विक हब के रूप में मान्यता दी गई है। B. फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI को APEC देशों के लिए अनिवार्य रूप से खुला रखने पर सहमति जताई है। C. भारत ने डेटा संप्रभुता के आधार पर इस फ्रेमवर्क के क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो क्लॉज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। D. भारत को इस फ्रेमवर्क के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का मुख्य सुरक्षा प्रदाता नामित किया गया है। सही उत्तर C। व्याख्या: 18 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में भारत ने आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण का समर्थन किया, लेकिन डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं के कारण मुक्त डेटा प्रवाह के वैश्विक मानकों को स्वीकार नहीं किया। भारत अपनी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुरूप ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्राथमिकता दे रहा है। प्रश्न 3। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 दिसंबर को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए सबसे बड़ा उभरता जोखिम किसे माना गया है? A. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता गैर निष्पादित आस्तियां यानी NPA अनुपात। B. खुदरा असुरक्षित ऋण में अत्यधिक वृद्धि और साइबर सुरक्षा चुनौतियां। C. जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि ऋणों का बड़े पैमाने पर चूकना। D. रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी का जमाव। सही उत्तर B। RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि बैंकों का सकल NPA ऐतिहासिक रूप से कम है, लेकिन असुरक्षित ऋणों जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में तेजी और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर परिष्कृत साइबर हमलों को वित्तीय स्थिरता के लिए प्राथमिक चुनौती माना गया है। प्रश्न 4। 18 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के अवसर पर जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? A. भारत दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा गंतव्य देश बन गया है। B. भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस यानी धन प्रेषण पहली बार $150 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। C. खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में 2024 की तुलना में 20% की गिरावट आई है। D. भारत अब प्रवासियों को भेजने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। मैक्सिको पहले स्थान पर है। सही उत्तर B। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आयोग यानी IOM की रिपोर्ट के अनुसार भारत $150 बिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कथन 2 सही है। भारत प्रवासियों को भेजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना हुआ है। कथन 4 गलत है। रेमिटेंस में ये वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका, UK और सिंगापुर में कुशल भारतीय प्रबंधकों की बढ़ती मांग के कारण हुई है। प्रश्न 5।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संवैधानिक मर्यादा के संबंध में क्या स्पष्ट किया है। ए, राज्यपाल किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक सकते हैं, पॉकेट वीटो। बी, यदि विधानमंडल किसी विधेयक को दोबारा पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचारार्थ नहीं भेज सकते। सी, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह के बिना विधानसभा भंग करने का विवेकाधिकार है। डी, धन विधेयक पर राज्यपाल अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं। सही उत्तर बी। 18 दिसंबर को दिए गए फैसले में कहा गया कि राज्यपाल द्वारा विधेयक वापस किए जाने के बाद यदि विधानसभा उसे पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। वो इसे राष्ट्रपति के पास भेजकर विधेयक को लटकाने की प्रक्रिया नहीं अपना सकते। ये केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है। दोस्तों, यदि आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करना। यदि कोई सुझाव हो तो बताना, उस पर भी ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6। 18 दिसंबर 2025 को भारत के DRDO द्वारा परीक्षण किए गए अग्नि प्राइम NG न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक 2 चरणीय ठोस प्रणोदक सॉलिड प्रोपेलेंट कैनिस्टरीकृत मिसाइल है। 2. इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे अंतर महाद्वीपीय मिसाइल यानी ICBM की श्रेणी में लाती है। 3. इसमें मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ये दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: अग्नि प्राइम NG की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, अतः ये ICBM नहीं है। कथन 2 गलत है। ये कैनिस्टरीकृत है, जिससे इसे सड़क या रेल से जल्दी तैनात किया जा सकता है। कथन 1 सही है। MARV तकनीक इसे अत्यधिक सटीक और घातक बनाती है। कथन 3 सही है। प्रश्न 7। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC के तहत गठित बेलम टास्क फोर्स ने 18 दिसंबर को ब्लू कार्बन के लिए नए मानक जारी किए। इसके अंतर्गत कौन सा पारितंत्र सबसे अधिक कार्बन सोखने के लिए प्राथमिकता पर है? ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे अमेज़न। बी, समुद्री घास और मैंग्रोव। सी, आर्कटिक क्षेत्र के ग्लेशियर। डी, हिमालय की अल्पाइन वनस्पति। सही उत्तर बी। COP 30 के बाद गठित टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया कि समुद्री घास और मैंग्रोव यानी ब्लू कार्बन स्थलीय वनों की तुलना में 10 गुना तेजी से कार्बन सोखते हैं। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरबन और कच्छ के मैंग्रोव अब कार्बन क्रेडिट व्यापार के बड़े केंद्र बन सकते हैं। प्रश्न 8। हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के डेटा के व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार ने किस नए डेटा शेयरिंग ढांचे को अधिसूचित किया है? ए, इंडिजीन एक्सेस। बी, भारतीय जैविक डेटा केंद्र प्रोटोकॉल 2.0। सी, बायो E3 डेटा शेयरिंग कोड। डी, जेनेटिक प्राइवेसी एंड इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। सही उत्तर बी। सरकार ने 18 दिसंबर को IBDC प्रोटोकॉल का नया संस्करण जारी किया। इसके तहत भारतीय शोधकर्ताओं और घरेलू फार्मा कंपनियों को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन विकसित करने के लिए 10,000 भारतीय जीनोम के डेटा तक पहुंच दी जाएगी, लेकिन डेटा का सर्वर भारत से बाहर नहीं जा सकता। प्रश्न 9। भारतीय चुनाव आयोग ने 18 दिसंबर को प्रस्तुत पोर्टल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से किस नई जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया है? ए, सभी उम्मीदवारों की विदेशी संपत्ति का विवरण। बी, राजनीतिक दलों को मिलने वाले 1 रुपए से अधिक के सभी कैश चंदे का स्रोत। सी, केवल उन कॉरपोरेट घरानों के नाम जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक दान दिया है। डी, दलों द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर किए गए खर्च का साप्ताहिक विवरण। सही उत्तर बी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ECI ने नियमों को सख्त किया है। अब राजनीतिक दलों को 1 रुपए से अधिक के प्रत्येक कैश चंदे का डिजिटल रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि बेनामी चंदे के माध्यम से काले धन के प्रवाह को रोका जा सके। प्रश्न 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 18 दिसंबर 2025 को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर जारी नई रिपोर्ट में भारत की किस पहल की प्रशंसा की है?
ए. नेशनल वन हेल्थ मिशन, बी. दवाओं के लिए रेड लाइन अभियान का विस्तार, सी. एंटीबायोटिक दवाओं के ऑनलाइन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, डी. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नई नैदानिक परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलना। सही उत्तर ए. WHO ने नेशनल वन हेल्थ मिशन की प्रशंसा की है, जो मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच परस्पर जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करता है। भारत ने पशुपालन में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को कम करने के लिए सख्त मानक लागू किए हैं, जो AMR से निपटने के लिए वैश्विक मिसाल है। प्रश्न 11। हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट नेत्रा के विस्तार के तहत इसरो ने किस नई रक्षा क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उपग्रहों को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हथियारों से बचाने के लिए शील्ड, अंतरिक्ष मलबे को लेजर तकनीक से नष्ट करने वाली प्रणाली स्पेस डेब्री लेजर एब्लेशन, दुश्मन के जासूसी उपग्रहों को अंधा यानी ब्लाइंडिंग करने के लिए हाई इंटेंसिटी लाइट बीम, समुद्र के भीतर संचार के लिए उपग्रह आधारित नया रडार सिस्टम। सही उत्तर है बी. व्याख्या। 18 दिसंबर को इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत एक छोटे मलबे को लेजर बीम के माध्यम से अंतरिक्ष में ही वाष्पीकृत करने का सफल प्रोटोटाइप परीक्षण किया। ये भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जिनके पास अपने अंतरिक्ष संसाधनों की रक्षा के लिए सक्रिय मलबा हटाने की क्षमता है। प्रश्न 12। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर उप सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता में वृद्धि, कॉरपोरेट बोर्डों में महिला निदेशकों की अनिवार्य नियुक्ति, मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 1 वर्ष करना। सही उत्तर है बी. व्याख्या। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भारत के ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण की सराहना की गई है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं की आय और बैंकिंग पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। प्रश्न 13। 18 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हेल्दी स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत किस शहर को भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल और स्वच्छ खाद्य जिला घोषित किया है? इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, तिरुवनंतपुरम केरल। सही उत्तर है बी. व्याख्या। वाराणसी के विशाल स्ट्रीट फूड कॉरिडोर को सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ये सम्मान दिया गया है। यहाँ प्रत्येक वेंडर को FSSAI स्मार्ट कार्ड दिया गया है और भुगतान से लेकर गुणवत्ता जांच तक सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी है। प्रश्न 14। हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत की अपनी वायु रक्षा प्रणाली LRSAM की रेंज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये केवल 100 किलोमीटर की दूरी तक के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। ये 150, 250 और 350 किलोमीटर की 3 अलग अलग स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है। ये इजराइल के आयरन डोम का 100% तकनीकी क्लोन है। ये केवल समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। सही उत्तर है बी. व्याख्या। प्रोजेक्ट कुशा भारत की अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। 18 दिसंबर को इसके लॉन्ग रेंज रडार का सफल एकीकरण किया गया। ये प्रणाली 350 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट करने में सक्षम है, जो इसे रूस के S-400 के समकक्ष बनाती है। प्रश्न 15। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 दिसंबर को PM ई-बस सेवा के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस चरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केवल दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाना, 5 लाख से कम आबादी वाले 500 शहरों में 20,000 इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, डीजल बसों को हाइड्रोजन बसों में बदलना, स्कूल बसों को पूरी तरह से मुफ्त करना। सही उत्तर है बी. व्याख्या। मंत्रिमंडल ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में ग्रीन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसका विस्तार किया है। ये नेट जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब तो छोड़ो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।